अब हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी एरिल हैलाइड में। एरिल हैलाइड मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एरिल बोलते हैं, और ये जो यहाँ पर अटैच है ये हैलोजन ग्रुप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलाइड भी बोलते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एरिल हैलाइड में होने वाला है वो हैलोजन से समझते हैं। अब हैलोजन में देखिए यहाँ पर हैलोजनेशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 क्लोरोबेंजीन आपको दिख रहा है या फिर क्लोरोबेंजीन आपको दिख रहा है, इसको एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। ये जो क्लोरोबेंजीन है ये क्लोरीन के साथ हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में और क्लोरीन के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो क्लोरीन दिख रहा है वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, इस हाइड्रोजन में और यहाँ पर एक क्लोरीन, यह हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन मिलके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और क्या होता है, बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मिल जाता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो कौन सा मिल जाता है, यही क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाता है हाइड्रोजन के बॉन्ड की जगह हटा के, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, Cl मिल जाता है, उसको बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको 1,4 डाइक्लोरो क्यों कहा, 1 और 4 क्यों कहा, ये नंबरिंग करते हैं हम लोग, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये पहली पोजीशन पे क्लोरीन है और चौथी पोजीशन पे क्लोरीन है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर भी सेम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये जो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, HCl अटैच हो जाता है। में क्या होता है, नाइट्रेशन में क्या होता है, सेम क्लोरोबेंजीन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्टेंट को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, यहाँ पर जो भी बॉन्ड मौजूद होता है हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड टूट जाते, और ये जो नाइट्रिक एसिड वाले बॉन्ड्स है तो यहाँ जुड़ते, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाता है, HO निकल जाता है, और ये वाला H, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, H2O। ये H2O क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और यहाँ पर जो NO2 बच जाता है वो NO2 यहाँ पर अटैच हो जाता है। पहले इसमें देखो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है NO2, और दूसरे इसमें NO2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। यहाँ का जो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रहता है वो यहाँ के हाइड्रोजन के साथ जुड़ के वाटर बनाता है, जो इस रिएक्शन में दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं भाप बन के वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं 1,4। पहले नंबर की पोजीशन पे क्या मौजूद है, क्लोरीन, इसलिए 1 क्लोरो बोले, और चौथे नंबर की पोजीशन पे क्या मौजूद है, नाइट्रो ग्रुप, इसलिए हम लोगों ने क्या बोले, नाइट्रोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन क्यों बोले, ये हैवी ग्रुप है, हैवी ग्रुप होने की वजह से हम लोगों ने क्या किए, जो क्लोरोबेंजीन था उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, 4 नाइट्रोबेंजीन हो गया। यहाँ पर भी सेम 2 नाइट्रोबेंजीन हो गया। सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होती है रिएक्शन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स मतलब आप एक तरह से क्या बोल सकते हो, गैसियस स्टेट में जब रहता है सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ रिएक्शन होता है, तो उस या फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं उसके, वो फ्यूम के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इस रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, हीट करते। हीट करने से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको पता है एक हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये निकल के क्या बन जाता है, H2O। ये H2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है, SO3H बच जाता है। ये SO3H यहाँ पर अटैच हो जाता है, और दूसरा कहाँ पर अटैच हो जाता है, यहाँ पर। हम लोग ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, जस्ट शो किया गया है यहाँ पर कि किस तरह से क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट वाला कंपाउंड, सल्फोनिक एसिड वाला कंपाउंड इस क्लोरोबेंजीन के साथ जुड़ता है, वो यहाँ पर दिखा है। इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया गया है, ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ता है, और हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेजर और एक मिलता है माइनर। चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या होता है कि ये क्लोरोबेंजीन जो है वो मिथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। क्लोरोबेंजीन मिथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, सूखा हुआ पाउडर रहता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, ये इसके साथ में रिएक्शन होती है।
रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो आपको क्लोरीन दिख रहा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल के क्या बन जाता है, HCl बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर क्या, जो मिथिन दिखा आपको, ये मिथिल ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो हमको ये मिल जाता है। सेम रिएक्शन क्या होता है, यही हमको क्या होता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होता है, यहाँ पर भी CH3 अटैच होता है, यहाँ पर भी CH3 अटैच होता है, और हमको क्या मिल जाता है, टोइलिन नाम का कंपाउंड मिल जाता है। जब CH3 वाला ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ जाता है तो हम उस ग्रुप को बोलते हैं टोइलिन नाम का कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पर पहली नंबर के पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, तो इसका नाम क्या हो गया, 1-क्लोरो-टोइलिन, क्योंकि पूरा कंपाउंड इसके नाम से जाना जाता है, टोइलिन, क्योंकि ये हैवी कंपाउंड है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होता है। रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहा जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने बताया, उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रीडल। उन कंपाउंड की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होता है, उन कंपाउंड के बारे में हम लोग देखेंगे। वो सभी के सभी पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, मतलब बहुत सारे हेलोजन। जैसे कि सबसे पहला कंपाउंड देखो, डाइक्लोरोमीथेन, ये मीथेन ग्रुप है और ये 2 क्लोरीन है, इसको हमको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। इसको हम लोग मिथिलीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मिथिलीन क्लोराइड भी कहा जा सकता है इसको। ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, और इसकी मीठी खुशबू होती है, आप ऐसा बोल सकते हो। ये वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, ये हवा में उड़ता है धीरे, जिस तरह से पेट्रोल के स्तर से हवा में उड़ता है, उसी तरह से वोलाटाइल लिक्विड है। एयर लगने के बाद ये धीरे 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 गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर एयर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरोजोल के रूप में। एरोजोल ये कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल हम लोग पेट्रोल की जगह करते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं इससे हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर हो सकता है। ये हमारी आंखों का जो कोरिना होता है, कॉर्निया होता है, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। फैटिग हो सकता है, इसको हम नौसिया जैसा फीलिंग हो सकता है, हमको सर दर्द दे सकता है और कमजोरी महसूस हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण इसके वजह से हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंपाउंड हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म। ये कलरलेस होता है और इसकी स्वीट स्मेल होती है। इसको हम लोग गम से, फैट से, रेजिन से, इन चीजों से निकालते हैं। ये हमारे फ्रीजर में इसका इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर में R22 नाम के हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके वजह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन जिस तरह से अगर मैं बोल दूं, पहले के समय में डॉक्टर लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते थे ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उस समय एनेस्थेसिया मौजूद नहीं था। अभी हमारे पास एनेस्थेसिया मौजूद है, हम लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। ये बेहोश कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइजनस गैस बन जाता है जब ये एटमॉस्फेयर के साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है, और फॉस्फिन नाम की जो गैस होती है, पॉइजनस गैस ये बनाता है। इसी के वजह से इसको डार्क कलर की बॉटल में हम लोग क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। डार्क कलर की बॉटल क्यों, ताकि उसमें सनलाइट ना जाए, और सनलाइट नहीं जाएंगी तो क्लोरोफॉर्म गैस में कन्वर्ट नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब होता है 4, ट्राई मतलब होता है 3, और बाय मतलब होता है 2। टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन 4 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, जैसे कि इधर देखो CCl4 बोल सकते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कलरलेस होता है, स्वीट स्मेल होती है इसकी, बिल्कुल पहले वाले कंपाउंड के समान। ये यूजफुल है क्योंकि इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में किया जाता, ऑयल्स में इस्तेमाल किया जाता, फैट्स में और रेजिन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता। ये साफ करने वाली जो भी चीजें रहती, जैसे कि हमारे पास क्या रहता है, डेटॉल हो गया, वहां पर भी इसका शायद इस्तेमाल होता है। ये हमारे लिए जानलेवा है, हमारा जो लीवर होता है उसके लिए टॉक्सिक है, ये पॉइजनस है। ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हो सकता है हम लोग बेहोश हो सकते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस है, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मतलब ग्रीन हाउस गैस किस तरह से, ये अर्थ पर जो सूरज की रोशनी आती है, उस सूरज की रोशनी को ये पकड़ कर रखता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको छोड़ता नहीं है सूरज की रोशनी को, जिसके वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडोफॉर्म। ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, येलो कलर का होता है, और ये स्मेल जो होती है उसकी सहन नहीं की जा सकती, ऐसी स्मेल होती है। इसका इस्तेमाल हीलिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। मतलब आपको जब भी कोई जख्म हो जाता है तो डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो ड्रेसिंग कराने के लिए, तो जो येलो कलर का वो क्रिस्टलाइन ट्यूब्स लगाते हैं आपके जख्म के ऊपर, वो उसको कहा जाता है आइडोफॉर्म। ये एंटीसेप्टिक होता है। इसके वजह से इरिटेशन होती है स्किन को, और आंखों को भी प्रॉब्लम जाती है, नौसिया सामान लगता है, मतलब खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है हमें।
डिप्रेशन लगता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका असर होता है। इसके बावजूद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जख्म को भरने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे हार्मफुल भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारे रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। ये हमारे ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डैमेज करती है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके लिए अभी क्या किया गया, गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, बैन करने के लिए लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा। DDT नाम का है, डाइथिल टेरिएप्टेलेट नाम का कंपाउंड है। इसका इस्तेमाल मलेरिया और टाइफस नाम की जो बीमारियां होती है उनसे लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से मेडिसिन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।